नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड प्रणाली बहुत लंबे समय तक हम लोग देखते आए हैं, एक परंपरागत मेथड शिक्षा में चलती आ रही थी। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में मापन और मूल्यांकन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक टीचर के रूप में हम लोग कहें तो टीचर को यह ज्ञात हो जाता है मापन और मूल्यांकन से कि जो शैली या जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए थे वो उसे प्राप्त हुए या नहीं हुए। हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को अपने बच्चे की, अपने आश्रित की प्रगति के बारे में पता चलता है मापन और मूल्यांकन से, ताकि वो उसको आने वाले समय के लिए दिशा निर्देशित कर सकें भविष्य के लिए। एज ए स्टूडेंट हम लोग कहें तो बच्चे को ये पता चलता है कि जिस अधिगम शैली को वो अपना रहा है वो कितनी कारगर है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी सहायक है उसके लिए। अगर उसमें कोई परिवर्तन किए जाने हैं तो वो परिवर्तन वो किस प्रकार करेगा। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या प्लानर हम लोग कहें तो मापन और मूल्यांकन से हमें विद्यालय की उपलब्धि का पता चलता है, जिससे एक प्लानर को ये पता चलता है कि उसने अपनी योजना में किस प्रकार से परिवर्तन करने हैं या कौन सी नई योजना बनानी है जिससे कि और अधिक बेहतर तरीके से शिक्षा की प्रक्रिया को चलाया जा सके। अब हम लोग बात करें मापन और मूल्यांकन की, तो पिछले कुछ समय तक हमारे वहाँ जो अंकन प्रणाली चल रही थी या जो नंबर देने की प्रणाली चल रही थी उसको 101 अंक प्रणाली कहते हैं, 101, जिसमें बच्चा 100 जीरो से लेकर 100 तक अंक प्राप्त करता है या उसका मूल्यांकन किया जाता है। बहुत सिंपल है, जैसे कोई प्रश्न पत्र है 100 नंबर का तो वो जीरो से लेकर 100 तक कोई भी नंबर उसमें प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये प्रणाली जो है अपने आप में दोषपूर्ण है, अपने आप में इसमें कमियां हैं। कमियों की हम लोग बात करें तो पहली कमी इसमें यह है कि इसमें जो एग्जामिनर है, जो इवैल्यूएटर है, उसकी अगर थोड़ी सी भी गलती रह जाए, थोड़ी सी भी चूक उससे हो जाए, जो कि मानव होने के नाते संभव भी है, तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे कोई बच्चा 59.75 अंक प्राप्त कर रहा है तो सेकंड डिवीज़न है, कोई बच्चा अगर 60% मार्क्स प्राप्त कर रहा है तो वो फर्स्ट डिवीज़न है, या कोई बच्चा 32.80% ला रहा है तो वो फेल माना जाता है, और कोई 33% ला रहा है तो वो पास माना जाता है। अब इसमें त्रुटि यह है कि अगर जो कि पढ़ता ही है, अध्यापक के मनोभाव जो होते हैं, अध्यापक का जो अपना व्यवहार होता है, उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, कई बार मूल्यांकन में उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इट में पॉसिबल कि जो अध्यापक की क्या जो टीचर है उसके जो उसमें मनोभाव रहे हैं, क्या पता ये 0.25% या 0.20 या 0.10 का जो अंतर रहा है उसके अपने मनोभावों से रहा हो, तो उसका खामियाजा या उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो सीधे सीधे छात्र को के ऊपर प्रभाव डालता है, और ये बहुत दीर्घगामी है। और दूसरी कमी की हम लोग बात करें तो दूसरी कमी इसमें मुख्यतः यह है कि जब हम लोग अंकन करते हैं, अगर x और y का एग्जाम्पल हम लोग लें, x और y में x को हिंदी में 90 मार्क्स मिले हैं और साइंस में 30 मार्क्स मिले हैं। 90 और 30 हो गया 120। y को हिंदी में 50 मार्क्स मिले हैं और साइंस में मिले उसे 70 मार्क्स। ध्यान से सुनिएगा, x को हिंदी में 90 और साइंस में 30, और y को हिंदी में 50 और साइंस में 70। अब दोनों का योग हम लोग करेंगे तो दोनों का योग जो आता है वो 120 आता है, दोनों का योग जो है वो 120 है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं गलत है कि सभी विषयों के अंकों को जोड़कर हम लोग एक श्रेणी निर्धारित कर दे रहे हैं, जबकि स्पेसिफिक हमें पता नहीं चल रहा है कि उस विषय में उस छात्र की योग्यता क्या है।
अगर हम लोग सीधे सीधे इन विषयों को जोड़ दें तो दोनों के मार्क्स एक्स और वाई के 120 हैं, लेकिन एक्स की योग्यता साइंस में अलग तरीके की है, हिंदी में अलग है, और वाई की योग्यता साइंस में अलग है और हिंदी में अलग है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से मार्क्स को जोड़कर परीक्षा फल तैयार कर देना या सभी विषयों के अंक को जोड़कर श्रेणी निर्धारित कर देना, ये अपने आप में वैधानिक नहीं रह जाता है। तो दूसरी कमी इसकी ये है, क्योंकि हर विषय का जो डिफ़िकल्टी स्तर लेवल होता है, जो कठिनाई स्तर होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। विज्ञान और गणित की हम लोग बात करें तो उसमें अंकों का प्रसार जो रहता है वो 0 से लेकर 100 तक रह सकता है। वो न्यूनतम और अधिकतम कितना भी हो सकता है। बहुत अच्छा करने वाला छात्र जिसको मैथमेटिक्स है उसको 100 भी मिल सकते हैं, और जिसको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता जब उसको 0 भी मिल सकते हैं। जबकि अन्य सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, भाषा और सामाजिक विज्ञान होगी, तो उसमें अंकों का प्रसार 22, 90 या 100 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का कठिनाई स्तर जो है वो अलग अलग है। तो यह दूसरी कमी, ये त्रुटिपूर्ण है कि हम लोग सभी विषयों के अंकों को एक साथ जोड़कर टोटल निकाल के डिवीजन निकाल दें, तो ये अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। तो ये है इसकी दूसरी कमी है। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस किया गया है, इस प्रणाली की आलोचना की गई है समय समय पर। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में आया था, या कोठारी आयोग जो आया था 1964-66 में, उसने भी ग्रेडिंग प्रणाली का बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। इसके अलावा परीक्षा सुधारों पर मैं आपको बताऊं, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की एक कमेटी बनी थी 1971 में, उसने भी ग्रेडिंग प्रणाली की संस्तुति करी थी कि ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा 1975 में NCERT ने फ्रेमवर्क फॉर क्यूरिकुलम फॉर द 10 ईयर्स में भी इस बात की संस्तुति दी है कि इस अंकन प्रणाली, जो 101 अंकन प्रणाली है, इसको छोड़कर ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा UGC का जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म प्लान ऑफ एक्शन है, उसने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेकर काफ़ी चर्चा करी थी। और इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 की, उसमें भी ये बात की गई है कि अंकन प्रणाली को छोड़कर ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाना ज़्यादा सहायक या ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। 101 अंकन प्रणाली की बात हम लोग कर रहे हैं। 101 अंकन प्रणाली जो है, हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वैध नहीं है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, और इससे प्राप्त होने वाले परिणाम जो होते हैं उनकी सार्थकता या उनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 101 श्रेणियाँ होती हैं 0 से लेकर 100 तक, उसमें छात्रों को विभाजित करना एक बहुत जटिल काम है। और मैंने आपको बताया कि टीचर के जो मनोभाव होते हैं, जो वस्तुनिष्ठता होती है, उसमें इसकी कमी पाई जाती है, आत्मनिष्ठता इसमें पाई जाती है। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, छात्रों को कुछ सीमित श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। सीमित श्रेणियों में मतलब, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, केवल उदाहरण के लिए। 0 से लेकर 10 तक हमने एक श्रेणी तैयार कर ली, 11 से 20 तक हमने एक श्रेणी तैयार कर ली, 21 से 30 हमने फॉर एग्जांपल एक श्रेणी तैयार कर ली, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक संकेताक्षर OABC या वटेवर जो भी है, ABCDEF, इस तरीके से हम लोग संकेताक्षर संकेतों से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम लोग ग्रेड सिस्टम कहते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बेनिफिट ये हैं कि जितनी कम श्रेणियाँ होंगी उतनी ज़्यादा जो त्रुटि है, उतनी त्रुटि होने की संभावना जो होती है वो अपने आप में उतनी कम हो जाती है। तो इसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो अधिक विश्वसनीय होता है, अधिक उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा रहती है। और बाकी मैंने आपको जो 2 कमियां बताई कि थोड़ा बहुत मनोभावों की वजह से थोड़े से मार्क्स में जो फेल हो जाना या डिवीज़न चेंज हो जाना, वो कमी हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर भी अभी 2 चीज़ें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ मानते हैं 7 पॉइंट ज़्यादा अच्छा ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ लोग मानते हैं कि 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। भारत में जो UGC है उसके द्वारा अलग अलग कार्यशालाएँ आयोजित की गई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में 1975-76 में, जिसमें 7 पॉइंट ग्रेड प्रणाली जो है उसको अपनाने की बात कही गई है। लेकिन उससे पहले कुछ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 5 पॉइंट ग्रेड प्रणाली या 9 पॉइंट ग्रेड प्रणाली चल पड़ी थी, तो वो भी अपने आप में सही है। और काफ़ी कुछ बोर्ड जो परिषद होती हैं स्टेट राज्य स्तर की, उनके ऊपर या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी इसको छोड़ा गया है कि वो कौन सा ग्रेड पॉइंट्स 5, 7, 9 कौन सा अपनाना चाहते हैं। तो ग्रेड प्रणाली का मतलब क्या है कि हम लोग जो अंकों की श्रेणियाँ होती हैं उसको सीमित कर कर उनको संकेतों से प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हम लोग O का मतलब आउटस्टैंडिंग बोल दे रहे हैं, the person or the student who is getting more than 90 marks, we can categorize him to
90 to 100% or 90 to 100 marks, who is getting 90 to 100 marks, we are saying he is doing outstanding. तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग या ओ श्रेणी या संकेत हम उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से ग्रेडिंग प्रणाली हमारी अभी वर्तमान में चल रही है। इसके लाभ की मैंने बात करी, दो कमियां जो मैंने आपको बताई उनको दूर करना इसका लाभ है। इसके अलावा विश्वसनीयता मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है कि त्रुटि कम हो जाती है और विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ग्रेड रख लेते हैं OABCDEEF। ध्यान से सुनिएगा, OABCDEF, और अंक हम प्रदान कर देते हैं। ओ को 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो F जिसको हम दे रहे हैं मतलब उसका मतलब है 0, वेरी पुअर। E जिसको हम दे रहे हैं उसका मतलब है 1, पुअर। D का मतलब है 2, सेटिस्फैक्ट्री। C का मतलब है 3, जिसको हम एवरेज कह सकते हैं। B का मतलब है 4, जिसको हम अच्छा कह सकते हैं, गुड। A का मतलब है 5, जिसका मतलब है वेरी गुड। और O का मतलब है 6, जिसका मतलब है आउटस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग अंकों की श्रेणियों को कम कर देते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे पाठ्यक्रम को कुछ श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं, या पूरे जो हमारा अंकन पद्धति है 100 नंबर का अगर कुछ है तो उसको हम लोग ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उस रेंज के अंदर जो भी छात्र जितने अंक प्राप्त करता है उसको वो ग्रेड प्रदान कर दिया जाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आप तक शेयर किया है मैंने। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। इसके संबंध में कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।